सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्ट वेस्ट के बारे में। ये कहानी है एक परिवार की जो शहर को छोड़ करके जाके जंगलों में बस जाते हैं ताकि अपने जिंदगी को और बेहतर बना सके। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को फिर से बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार का मुखिया है डेव और उसकी पत्नी है जिसका नाम है एलिस और इनके दो बच्चे हैं, लाना और राइली। लेकिन इनके परिवार में बहुत ही मुसीबत चल रही है। डेव पिछले 3 महीने से बेरोजगार होकर के घर पे बैठा है और यहाँ पर सिर्फ डेव की हालत खराब नहीं है, पूरे शहर की हालत खराब है। ज्यादातर लोगों को उनके नौकरियों से निकाला जा रहा है। सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सारे लोग काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। फिर भी डेव अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने परिवार को खुश रखे। लेकिन एक वक्त के बाद उसे पता लगता है कि वो अपने घर की EMI भी नहीं दे पा रहा है और जल्दी ही बैंक वाले उसके घर को खाली करवा देंगे। फिर डेव निश्चय करता है कि बैंक वाले उसे घर से बाहर निकाले, उससे पहले वही यहाँ से चला जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फिर ये सारे लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से। तब उनके बच्चे निराश हो जाते हैं, लेकिन एलिस बच्चों को समझाती है कि हम यहाँ से भी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि बच्चे उदास ना हो, लेकिन इनकी बड़ी बेटी राइली सब जानती है। उसे पता है कि घर में क्या स्थिति चल रही है। वो सारी चीजों को समझने के बाद भी समझना नहीं चाहती। वो बहुत उदास है। वो इस बात को समझ चुकी है कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और ये बात एलिस को बुरी लगती है और डेव को भी। फिर भी डेव कुछ नहीं कहता, वो गाड़ी चलाते रहता है और थोड़ी देर के बाद ये लोग एक जगह पे गाड़ी रोकते हैं और अपने लिए स्नैक्स लेते हैं। इसी बीच जब यहाँ का बिल आता है तब एलिस बिल को देख करके चौंक जाती है और कहती है कि हमने फ्राइज कभी भी ऑर्डर नहीं किया, तो एक्स्ट्रा $10 का बिल हमारे पास क्यों आया है। तब वेट्रेस उसे समझाने लगती है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। इतने छोटे पैसे के लिए एलिस ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसे देख करके राइली फिर से उदास हो जाती है। उसे लगता है कि परिवार की हालत दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती जा रही है और अब लोग भी अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन डेव सबको संभालता है और ये लोग दोबारा यहाँ से निकल पड़ते हैं और बहुत देर ड्राइव करने के बाद पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। जैसे ये लोग गाड़ी से बाहर आते हैं, इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का घर नजर आता है जो जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ भी है। तब सारे लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन राइली इस घर को देखने के बाद गुस्सा हो जाती है और एलिस को कहती है कि क्या इसे आप घर कहती हैं? ये बिल्कुल भी घर नहीं लग रहा। तब एलिस समझाती है और कहती है कि यहाँ पे हमें बहुत मजा आने वाला है, ये जगह बहुत ही अच्छी है। लेकिन राइली इन बातों को नहीं सुनती और गुस्से में चली आती है अंदर। तब एलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है हम लोगों से। तब राइली कहती है कि मुझे इस बात की परेशानी है कि मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है, जैसे बाकी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे स्कूल भेजें। तब एलिस कहती है कि तुम लोगों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और डेव मिल करके तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम लोगों को जितनी भी चीजें जानने की जरूरत है वो सारी चीजें हम लोग तुम्हें बताएंगे। लेकिन राइली जानती है कि घर कभी भी स्कूल नहीं बन सकता। तभी अगले दिन हम राइली को देखते हैं अपनी बहन लाना के साथ खेलते हुए जंगल के बीचों बीच। ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं क्योंकि इनके पास यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं है। ये लोग यहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं और राइली के दिमाग में ये बातें चल रही है कि पहले वो लोग कितने अच्छे जगह पे थे जहाँ पर कम से कम उनके पास बिजली, पानी और सफाई थी। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो आता है डेव के पास। वो इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। उन्हें पता लगा है कि एक परिवार इस घर में रहने वाला है। डेव ने इस घर को बहुत ही कम दाम में खरीदा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता था। लेकिन ये ऑफिसर अब इंस्पेक्शन में लग जाता है और थोड़े समय के बाद बताता है कि ये जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। ना ही यहाँ पर बिजली है, ना ही साफ पानी है और उसके साथ साथ चारों तरफ यहाँ पे गंदगी है। तो लंबे वक्त तक अगर आप लोग यहाँ पर रहे तब आप सब बीमार पड़ेंगे। लेकिन डेव इन बातों को इग्नोर कर देता है। तभी हम राइली और लाना को देखते हैं झील के पास। इसी बीच राइली देखती है कि लाना गायब हो गई है। तब वो जंगल में उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि लाना एक आदमी से बात कर रही है जिसका नाम है इरिक। राइली ने बहुत देर के बाद किसी इंसान को देखा है अपने परिवार के अलावा। तब वो इरिक से बात करती है। इरिक बताता है कि वो यहाँ पर लकड़ियां इकट्ठा करने आया था और जब उसे पता लगता है कि पास में ही एक परिवार रहता है तब इरिक भी खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचता है इनके घर पे। तब इन्हें पता लगता है कि इरिक बहुत समय से यहाँ पे रह रहा है अपने परिवार के साथ और ये लोग यहाँ पे खुश हैं। इसी बीच एलिस की नजर पड़ती है इरिक के बंदूक पे और वो इस चीज को देख करके शौक हो जाती है कि आखिर इरिक 24 घंटे अपने पास बंदूक क्यों रखता है। तब इरिक बताता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक जानवर हैं जो हमारी जान भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा ही अपने पास बंदूक रखता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। तब इन बातों को सुनने के बाद एलिस डर जाती है और डेव को कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मुझे अभी के अभी शहर वापस जाना है। लेकिन डेव मना कर देता है कि अब उनकी स्थिति बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि वो शहर वापस जा सके। तब इन बातों को सुनने के बाद एलिस दुखी हो जाती है। तभी अगली सुबह हम इरिक और डेव को एक साथ देखते हैं और ये राइली को गोली चलाना सिखा रहे हैं
और राइली भी इस चीज को एंजॉय करती है। इसी बीच एरिक पूछता है डेव से कि क्या तुम्हारी पत्नी खुश है यहाँ पे, ये जगह उसे पसंद आ रही है। तब डेव कहता है कि उसे ये जगह जरूर पसंद आएगी, उसे मूव डिसऑर्डर है, वो किसी भी नए जगह पे जाती है तब उसे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, वो बहुत दिनों तक परेशान रहती है, लेकिन एक बार वो सेटल हो जाए तब सब कुछ ठीक हो जाता है। और इतना कहने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। तब डेव खुदाई करने लगता है और जब रेली अपने पिता को खुदाई करते हुए देखती है तब उसे एहसास होता है कि इन्हें टूल्स की जरूरत है, जो टूल्स डेव के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तब राइली जाती है एरिक के घर पे टूल्स मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई भी टूल्स नहीं मिलता। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक और परिवार पे जो नए नए यहाँ पे रहने आए हैं। इस परिवार के मुखिया का नाम है स्टीव, और स्टीव के साथ भी वही हुआ है जो डेव के साथ हुआ था, उसकी भी नौकरी चली गई। फिर जब उनके पास पैसे नहीं बचे तब स्टीव को अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पे आना पड़ा और एरिक और स्टीव में अच्छी दोस्ती हो गई है। ये सारे लोग यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये जंगल दिन प्रतिदिन कितना अच्छा होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ रही है। फिर सारे लोग चले आते हैं डेव के पास और एक साथ मिल करके खुदाई करने लगते हैं। इसी बीच हम एलिस को देखते हैं जो स्टीव की पत्नी के साथ होती है, जो उसे गोली चलाना सिखा रही है, और इस काम में एलिस को बहुत मजा आता है। तभी हम राइली को देखते हैं स्टीव की बेटी के साथ जिसका नाम है मैरी। ये दोनों बहुत देर से जंगल में घूम रहे हैं और मैरी नॉन स्टॉप बोल रही है और धीरे धीरे राइली उसकी बातों को सुन करके अब इरिटेट होने लगी है। इसी बीच इन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है। तब मैरी राइली को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन शुरू में राइली मना करती है, लेकिन मैरी के मनाने पे वो चली जाती है। फिर अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बियर के केन पड़े हुए हैं, बट ये सारे के सारे केन्स खुले हुए हैं, इनमें से आधा बियर गायब है। तब मैरी राइली को कहती है कि बियर पियो, लेकिन राइली मना कर देती है। तब मैरी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें बियर पीना पड़ेगा, आखिर तुम बियर के लिए कैसे मना कर सकती हो। तब इन बातों को सुनने के बाद राइली यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उस पर हमला कर देती है और थप्पड़ भी मारती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में मैरी उससे दूर हो जाती है। तब राइली पहुंचती है घर और जैसे ये सारी बातें एलिस को पता लगती है, एलिस भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन डेव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीतता है डेव के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब उसे पता लगता है कि एलिस की सारी दवाइयां खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब उसका मूड स्विंग दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। एलिस हंसती रहती है, लेकिन वो हंसते हंसते रोने लगती है क्योंकि उसकी दवाइयां खत्म हो गई और डेव के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो शहर से जाकर के दवाइयां ला सके। लेकिन दिन प्रतिदिन अब एलिस की हालत खराब होने लगती है। तब डेव उसको घर के अंदर बंद कर देता है, कमरे से बाहर नहीं आने देता, क्योंकि अगर एलिस बाहर आई तब वो सबको परेशान करेगी। और डेव अपने ही काम में लगा रहता है और अब राइली और लाना को देखने वाला कोई भी नहीं है। वो दिन भर जंगलों में भटकते हैं और खेलते रहते हैं, लेकिन बार बार वो नीचे गिर जाते हैं और धीरे धीरे करके अब उनके पूरे शरीर पे जख्म बन गया है और उनका शरीर भी कीचड़ में लथपथ है। फिर धीरे धीरे उनको आदत लग जाती है गंदगी में रहने की, वो अपने आप को साफ भी नहीं करती। उन्हें पता है कि अगर उन लोगों ने अपने आप को साफ किया फिर भी थोड़े समय के बाद उनके शरीर में दोबारा कीचड़ लग जाएगा, इसीलिए साफ करने का कोई भी फायदा नहीं है और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और उनके शरीर पे जख्म आते जाते हैं, वो जख्मों को भी नजरअंदाज करती हैं। इसी बीच ये लोग पहुंचते हैं पहाड़ों के नीचे एक सुपरमार्केट में और जब सामान लेने के लिए घूम रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ चॉकलेट्स और कैंडीज नजर आते हैं और उन्हें देखने के बाद ये दोनों बच्चियां अपने आप को नहीं रोक पाती हैं, क्योंकि कैंडीज और चॉकलेट खाए हुए इन्हें बहुत वक्त हो गया है। तब ये दोनों यहाँ के चॉकलेट और कैंडीज को खाने लगती हैं। इसी बीच दुकान की मालिक इन्हें देख लेती है, वो इनके पास आती है इन्हें डांटने के लिए, लेकिन जैसे ही वो इनकी हालत देखती है वो समझ जाती है कि इन दोनों लड़कियों की हालत बहुत खराब है। इनके माता पिता इनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं, इनका पूरा शरीर कीचड़ में लथपथ है और शरीर पे छोटे मोटे घाव भी हैं। तब शॉपकीपर को इन पे दया आ जाती है और वो इनसे बातें कर रही होती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पे हैं, तुम लोगों को अच्छे देखभाल की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं और ना ही तुम्हें अच्छा खाना दे रहे हैं। तभी डेव इन बातों को सुन लेता है, फिर वो वापस आता है और शॉपकीपर को कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और इतना कहते ही वो दोनों बच्चियों को लेकर के वापस आ जाता है और एक बार फिर से समय ऐसे ही बीतने लगता है। सबने अपनी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। ये दोनों बच्चे भूल चुके हैं कि खुशी क्या होती है और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े क्या होते हैं। और दिन प्रतिदिन एलिस की भी हालत खराब हो रही है और डेव इन सारी चीजों को देखता है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तब वो अपना ज्यादातर समय बिताता है स्टीव के साथ। स्टीव की हालत भी ऐसी ही है, ये दोनों दिन भर शराब पीते रहते हैं और जब इन्हें ज्यादा टेंशन होती है तब अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए अपनी गाड़ियों पे गोलियां चलाते हैं ताकि इससे इनका डिप्रेशन कम हो। लेकिन फिर भी ये टेंशन कम नहीं होता। डेव जानता है कि उसका परिवार किस चीज से गुजर रहा है। इसी बीच एक दिन डेव देखता है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी आई है और गाड़ी से दो लोग बाहर आते हैं।
तब डेव को पता लगता है कि ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन से आए हुए हैं, क्योंकि जिस महिला ने दोनों बच्चियों को देखा था सुपरमार्केट में, उसने कंप्लेन कर दिया है और उसी कंप्लेन को देखने के बाद ये दो लोग यहाँ पर आए हैं इंस्पेक्शन के लिए। फिर वो सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एलिस भी होती है। जल्दी ही इन्हें पता लग जाता है कि एलिस की मानसिक हालत ठीक नहीं है और ना ही डेव के पास पैसे हैं। फिर जब ये लोग बच्चियों को देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इन बच्चियों की हालत बहुत खराब है, ना इन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, ना ही इनके एजुकेशन पे काम हो रहा है। तब ये दोनों अधिकारी डिसीजन लेते हैं कि ये लोग दोनों बच्चियों को अपने कस्टडी में ले लेंगे। और जैसे ही डेव इस बात को सुनता है वो गुस्सा हो जाता है और इनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। तब पुलिस वाले डेव को अरेस्ट कर लेते हैं और दोनों बच्चियों को लेकर के चले जाते हैं शहर। जैसे ही ये बच्चियां शहर पहुंचती हैं, इन्हें दूसरे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और बच्चियों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी देख रेख में रखने लगते हैं। लेकिन अब राइली को कहीं पर भी मन नहीं लगता। राइली का मन उन पहाड़ों में बसा हुआ है। राइली को वो पहाड़ पसंद नहीं थे, उसे अपना परिवार पसंद था। और राइली को अब सारी चीजें एहसास हो रही हैं कि वो कितना ज्यादा प्यार करती थी अपने परिवार से और वो इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। तभी थोड़े समय के बाद हम डेव को देखते हैं जो अपनी बच्चियों से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए वो इनसे मिलने आता है और इन्हें देख करके भावुक हो जाता है। वो कैसे भी चाहता है कि उसे अपनी बच्चियों की कस्टडी वापस मिल जाए, लेकिन सोशल वर्कर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पत्नी की मानसिक हालत अभी भी खराब है और आपके पास पैसे भी नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। तब डेव समझ जाता है कि वो लाख कोशिश कर ले, उसे अपनी बच्चियों की कस्टडी नहीं मिलेगी। तब वो दिमाग लगाने लगता है और इसी बीच देखता है कि सोशल वर्कर यहाँ पर नहीं है। फिर डेव समझ जाता है कि ये सही मौका है जब वो बच्चियों को लेकर के भाग सकता है। फिर वो दोनों बच्चियों को लेता है और वापस भाग करके आ जाता है अपने घर में। लेकिन जल्दी ये खबर हर तरफ फैल जाती है। तब पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं डेव के घर को। डेव पे चार्जेस लगाए गए हैं कि उसने 2 बच्चियों को किडनैप किया है, चाहे वो बच्चियां उसकी अपनी ही क्यों ना हो। डेव जैसे ही सारे पुलिस वालों को बाहर देखता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी अपनी बच्चियों को कोई छीन करके ले जाए। तब वो गुस्से में निकालता है अपने शॉटगन को बाहर और सारे पुलिस वालों को कहता है कि अगर किसी ने भी उसके घर में घुसने की कोशिश की तब वो उन पे हमला कर देगा। और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि डेव ऐसा ही करेगा। तब सारे लोग इंतजार करने लगते हैं कि डेव अपना फैसला बदले, लेकिन डेव अपने फैसले से टस से मस नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है। तब पुलिस वाले एक नए टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही तेज गाना बजाते हैं, लेकिन डेव के परिवार पे इस बात का भी असर नहीं होता। ये सारे एक साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए इस गाने को सुनने के बाद वो बाहर नहीं आते, बल्कि सारे एक साथ मिलकर के डांस करने लगते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर देखते ही देखते 2 दिनों का वक्त बीत जाता है और इनके घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें थी धीरे धीरे करके सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब कुछ नहीं बचा है। तब डेव कॉल करता है 911 पे और कहता है कि हमें खाने पीने की चीजें चाहिए। तब वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी ही चिंता है तब तुम्हें अपने आप को हमारे हवाले करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे परिवार की मदद कर पाएंगे। अगर तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे लिए खाना भेज देंगे तब तुम बिल्कुल गलत सोचते हो, हम कुछ भी नहीं भेजने वाले। तब डेव भी शांत हो जाता है, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं जाता। तभी शाम को यहाँ पर एरिक आता है। एरिक इनके परिवार की मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने पुलिस वालों से परमिशन मांगी है। एरिक बहुत सारा खाना लेकर के आता है डेव के घर के अंदर। तब सारे लोग खाने लगते हैं। इसी बीच एरिक समझाता है डेव को कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही जिद पे अड़े रहे तब पुलिस वाले कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे और तुम्हें पकड़ने के चक्कर में तुम्हारे परिवार को भी चोट पहुंच सकती है। तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, इस जिद को छोड़ दो। तब डेव कहता है कि मेरी जिद है कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी मेरे परिवार को मुझसे दूर नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे परिवार को मेरे से दूर रखने की सलाह दे रहे हो तब मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और इतना कहते ही वो बंदूक उठा लेता है और एरिक को लेकर के आता है दरवाजे तक। लेकिन इस बार जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस वाले गोली चला देते हैं। तब एक गोली आकर के लग जाती है डेव के कंधे पे और एक गोली लगती है एलिस के पेट में। एलिस बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उसका खून बंद नहीं हो रहा। जैसे ही डेव एलिस को देखता है वो पागल हो जाता है और गुस्से में सारे पुलिस वालों पे गोलियां चलाने लगता है। वो अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इन पुलिस वालों ने उसके परिवार पे हमला किया है। डेव ऐसे ही गोलियां चलाते रहता है और पुलिस वाले भी गोलियां चलाते हैं। तब दोनों बच्चियां नीचे जमीन पे लेट जाती हैं। डेव का गुस्सा कम नहीं होता और राइली इन सारी चीजों को देख रही है। तब थोड़े समय के बाद वो डेव को कहती है कि आपको जिद छोड़ना पड़ेगा। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने हमेशा ही पहले अपने बारे में सोचा है। आपको पहले हमारे बारे में सोचना चाहिए था। अभी भी आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, तब आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद डेव पिघल जाता है और उसे समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है। अगर वो ऐसे ही गोलियां चलाते रहा तो शायद उसके परिवार का कोई भी जिंदा ना बचे। इसीलिए अब डेव हार मान जाता है। वो राइली को गले लगाता है और अपने पूरे परिवार को देखता है आखिरी बार। एलिस अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है
उसकी जान बचाई जा सकती है। तब रायली जाकर के दरवाजा खोलती है, फिर डेव एलिस को उठाता है और बाहर चला आता है सरेंडर करने के लिए, ताकि उसका पूरा परिवार अच्छे से रहे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।